नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ अपनी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर छोटा मेरा खेत और बगु के पंख। ये 2 कविताएं हैं जो लिखी गई है उमा शंकर जोशी जी द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर उमा शंकर जोशी जी का जीवन परिचय थोड़ा सा लेंगे और उनकी रचनाएं जो है उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी कविता को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही सुंदर 2 कविताएं यहाँ पर उन्होंने लिखी हैं। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनकी कविताओं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये जीवन परिचय है, इसमें काफी अच्छे से चीजें दी गई हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पर बताऊं तो उनकी जीवन के बारे में बताया गया है, उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है, उनकी भाषा शैली बताई गई है, उनकी काव्यगत विशेषताएं बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर बताएंगे कि गुजराती कविता के सशक्त हस्ताक्षर उमा शंकर जोशी, यानी कि गुजराती कविता के ये कवि हैं मुख्य रूप से। और इनका जन्म 1911 ईस्वी गुजरात में ही हुआ था। 20वीं सदी में इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। और एक तरह से इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में ही हुआ था और 20वीं सदी में फिर इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था और इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा। जो गुजराती कविताएं थी उनको प्रकृति से जोड़ा और आम जिंदगी के अनुभवों से इन्होंने परिचय करवाया। तो यहाँ पर जो कविता है वो भी बिल्कुल इसी तरह की एक कविता है। आप देखेंगे जैसे छोटा मेरा खेत चौकोना, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस कविता को लिखा है। और जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने कविता को प्रकृति से भी जोड़ा है और आम जिंदगी के जो अनुभव हैं उनसे भी परिचय करवाया है। नई शैली इन्होंने दी है लेखन की और इन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया और जेल भी गए। इन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया, ये कई बार जेल भी गए और इनका देहावसान सन 1988 1988 में इनका देहावसान हुआ। इनकी रचनाएं, तो उमा शंकर जोशी जी का जो साहित्यिक अवदान था वो पूरे भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। और देखिए, इन्होंने अपनी जो रचनाएं थी उनमें एकांकी, निबंध, कहानियां, उपन्यास, संपादन, अनुवाद आदि, इन सभी चीजों पर अपनी लेखनी चलाई। और एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एकांकी, जिसका नाम है विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये इनकी एकांकियां हैं। उसके बाद कुछ कहानी है जैसे सापना भारा, शहीद। उसके बाद उपन्यास है श्रावणी मेणी, विसामो, निबंध पराकाव्या, संपादन किया गोष्ठी, उधारी बारी, क्लांति कवि, महाराज सानेट, सर्व प्रयाण, संस्कृति पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। अनुवाद भी इन्होंने किया, अभिज्ञान शकुंतलम का और उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में अनुवाद किया। तो इन दोनों का इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया। काव्यगत विशेषताओं में जैसे मैंने कहा कि इनकी जो कविताएं हैं वो एक, उन्होंने कविताओं को नया स्वर और नई भंगिमा दी और इन्होंने एक तरह से जीवन के सामान्य प्रसंगों, यानी कि जो कविता लिखी है ना वो जीवन के सामान्य प्रसंगों पर और आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने कविता लिखी है। इनकी साहित्य की विविध विधाएं, विविध विधाओं में योगदान जो है बहुमूल्य है। हालांकि निबंधकार के रूप में ये गुजराती साहित्य के बेजोड़ माने जाते हैं। निबंधकार के रूप में ये गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। भाषा शैली जो है वो इनकी जो काव्य भाषा है वो बहुत सरल है और इन्होंने मानवतावाद, सौंदर्य एवं प्रकृति के चित्रण पर अपनी कलम चलाई है। इन्होंने कविता के माध्यम से शाब्दिक चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे जो ये कविता का सार यहाँ पर दिया गया है, कह सकते हैं कविता का एक प्रतिपाद्य विषय भी है। तो यहाँ पर कवि ने खेती के रूप में, यानी कि
जो यहाँ पर कवि ने बताया है, जो खेती के रूप में कवि ने कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। जो इंसान का कर्म होता है, कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कागज का पन्ना, तो यहाँ पर उन्हें वो क्या कहते हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना, जो उनका कागज का पन्ना है जिस पर वो अपनी कविताएं लिखते हैं, वो जो कागज का पन्ना है वो उन्हें एक छोटे से चौकोर खेत की तरह से लगता है। और जैसे इस खेत में किसी अंधड़, अंधड़ अर्थात कोई आंधी जब आती है, देखिए जब आंधी आती है तो कोई भी चीज इधर से उड़कर उधर जो है चली जाती है, तो इसी तरह से उनके जो मन रूपी जो खेत है, जो ये कागज का, उसमें भावनाओं रूपी जो आंधी आई है, वो भावनाओं रूपी आंधी से ये जो एक बीज जो बोया गया है इसमें, वह बीज है रचना का, विचार का और अभिव्यक्ति का। बीज किस चीज का है? रचना का, विचार का, अभिव्यक्ति का। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो है कहीं पर भी कोई भी फूल का पौधा उग जाता है, कोई सब्जी का पौधा उग जाता है, या घास, तो आपको पता है कि वो खुद ब खुद उगती है। तो वो सब कैसे होता है? जब कोई आंधी आती है, तो उस आंधी तूफान में हवा जब चलती है तो उससे जो चीजें हैं वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। कई बार पशु पक्षियों के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। और फिर क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं बीज को अंकुरित होने के लिए, तो वो अनुकूल परिस्थितियों में वो बीज जो है अंकुरित हो जाता है और वहां पर क्या होता है, वो पल्लवित होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो उनका छोटा सा चौकोर खेत है, वो एक तरह से मतलब कागज का पन्ना जो है वो चौकोर खेत की तरह लगता है, और एक आंधी, जो आंधी है उसके प्रभाव से उसमें अचानक से किसी क्षण कोई बीज बोया गया, जो बीज है रचना का, जो बीज है विचारों का, जो बीज है अभिव्यक्ति का, जो और आंधी किसकी है? भावनाओं की आंधी आई है। तो एक तरह से ये धीरे धीरे क्या करता है, जैसे कोई भी बीज होता है वो अपनी फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि धूप से बढ़ता है, और जो पानी गिरता है वर्षा जब होती है उससे बढ़ता है, इसी तरह से ये बीज जो है कल्पनाओं का सहारा लेकर बढ़ता है, कल्पनाओं का सहारा लेकर विकसित होता है। यानी कि धीरे धीरे फिर कल्पनाएं की जाती है, इमेजिनेशन जो है बढ़ता जाता है, और उससे फिर ये बीज जो है क्या होता है, विकसित होने लगता है। और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है, और एक टाइम क्या आता है कि जो बीज होता है वो स्वयं गल जाता है, और वो एक पौधे को उगा देता है, एक पौधा जो है उसमें उग जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलने लगते हैं, और धीरे धीरे जो है उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, और वो अंकुर यहाँ पर किस चीज के हैं? शब्दों के अंकुर हैं। और अंततः कृति एक पूर्ण रूप ग्रहण करती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब पौधा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, यानी कि कृति, जो लेखनी है, जो रचना है, वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है। और जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्प पल्लवित होने की स्थिति है, यानी कि अगर अब जब पौधा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, तो अब उसमें पुष्प पल्लवित होने वाले हैं, पुष्पित होने वाला है पौधा। तो इसी तरह से साहित्य की कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है, यानी कि जब साहित्य की कृति रचित हो जाती है पूरी तरह से, तो जब उसको गाया जाता है, सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, तो अब उससे रस प्रफुटित होते हैं, यानी यहाँ फूल बनते हैं, वहां रस बनता है। वह क्षण में होने वाली रुपाई का परिणाम ही है। यानी कि ये क्या है? ये एक क्षण, जैसे आप पौधे में जैसे हम कहते हैं ना रुपाई करते हैं, इधर उधर बीज डाल देते हैं या बीज उगा देते हैं, तो वो एक क्षण में जो रुपाई की गई थी उसका ये परिणाम है। और यहाँ पर भी जो एक क्षण में विचारों की जो आंधी आई थी, जो एक तरह से भावनाओं की जो आंधी आई थी, उनसे ये पूरी रचना जो है बनी हुई है। पर रसधार अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती, पर यहाँ पर जो रसधार होती है, ठीक है, अब ये जो कवि की जो कविता होती है, उसकी जो एक तरह से उसकी जो अनंत कल्पनाएं उसने की हैं, उसकी रसधार कभी समाप्त होने वाली कभी समाप्त ना होने वाली कटाई की तरह है। यानी कि जब अब पौधे पूर्ण रूप से परिपक्व हो गए हैं, अब उनको काटना है, तो अब ये ऐसी कटाई है जो
क्या चलती है, अनंत काल तक चलती रहती है। और जैसे खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, इस साल अगर गेहूं बोए हैं, जब पूरी तरह से धान, अभी देखिए धान की फसल जो है अब काटी जाएगी, तो इस साल के लिए वो पूरी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर जो है फिर से धान बोया जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है खत्म हो जाएगा। तो जो खेत में बोए जाने वाला अन्न है, बीज है, वो तो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है, किंतु जो साहित्य का रस है वो कभी भी समाप्त होता नहीं है। साहित्य का रस कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ये पूरी कविता का सार यहाँ पर था। अब देखिए जो अगली कविता है, इसमें बगुलों के पंख, उसको हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी कविता है, जो पहली कविता, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी नेक्स्ट कविता को हम यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट कविता भी इसी पार्ट से है और इसी पार्ट का सेकंड पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले पहली कविता कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम है छोटा मेरा खेल। तो इसमें 2 काव्यांश यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद इसकी संपूर्ण व्याख्या नीचे की गई है। साथ ही कविता में विशेष क्या है, कविता के अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर संपूर्ण व्याख्या के रूप में दी गई है। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें और अच्छे से पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको जब सार बताया था तभी क्लियर कर दिया था कि उन्होंने अपने कागज के पन्ने की जो तुलना की है वो इस छोटे से एक खेत से की है। कहते हैं कि मेरा जो ये कागज का पन्ना है ये एक छोटे से चौकोने खेत के समान है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कोई अंधड़, अंधड़ यानी कि कोई आंधी, ये जो मेरा छोटा सा पन्ना है जिसमें मैं लिखता हूँ, जिसमें मैं अपनी एक तरह से विचारों को, अपनी भावनाओं को जिसमें मैं गढ़ता हूँ, तो वो एक छोटा सा खेत पन्ना है मेरे पास, और वो एक उस खेत के समान है कि कोई अंधड़ कहीं से आया, जहां पर कहीं से आंधी से तूफान से कोई जब बीज जो है आकर गिरता है, तो क्षण का बीज वहां बोया, यानी कि तुरंत एक क्षण में बोया गया वो बीज है। और कल्पना के रसायनों को भी, जिस प्रकार जो हम खेत में क्या करते हैं, खूब सारे रसायन डालते हैं, खूब सारे उर्वरक डालते हैं, जिससे कि जो है ग्रोथ काफी अच्छी होती है, फसल काफी अच्छी होती है। कीटनाशक डालते हैं कि कीड़े वीड़े मर जाएं, और एक तरह से वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं फसल को उगने में, अच्छे से उगने में, पानी देते हैं, प्रॉपर खाद देते हैं समय समय पर। तो वो क्या करते हैं, फसल को अच्छा बनाते हैं, मदद करते हैं फसल को अच्छा बनाने में। तो यहाँ पर लेकिन जो किताब में जो किताब रूपी जो जिसमें कविता लिखी जा रही है, जिसमें भावनाओं रूपी आंधी आई है, और उन भावनाओं रूपी आंधी से यहाँ पर रचना के जो बीज बोए गए हैं, उसमें क्या हो रहा है, वो बीज जो है क्या हो रहा है, कल्पना के रसायनों को वो क्या कर रहा है, कल्पना के रसायनों को पी रहा है। यानी कि अब कोई टॉपिक मिल गया कि इस विषय पर अब लिखना है, तो अब उसके लिए क्या करनी है, कल्पनाएं करनी है, उसके लिए क्या करना है, विचार करना है, कल्पनाएं करनी है। तो ऐसे कल्पनाओं का रस के रसायन को, यानी कि कल्पनाओं की खाद को पीकर, जितनी ज्यादा अच्छी कल्पनाएं की होंगी उतना अच्छा लिखा जाएगा। तो कल्पना के रसायनों को पी, शब्दों के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब इसमें क्या आ गए हैं, बहुत ही सुंदर ये एक कविता सी बन गई है, काफी इसमें रस है, काफी चीजें इसमें है, छंद है और बहुत सारी चीजें हैं। तो एक अच्छी कविता ये बन गई है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों काव्यांशों को यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पहला काव्यांश है हमारा, जिसमें कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं। देखिए, चौकोना, चौकोना अर्थात जिसके 4 कोने होते हैं, पन्ना यानी कि पृष्ठ, अधड़ यानी कि आधी, आंधी जो आती है ना, छाया, जो पल होते हैं, रसायन यानी कि जो सहायक पदार्थ होते हैं, केमिकल्स जो डालते हैं, निशेष यानी कि पूरी तरह से, बीज गल गया निशेष, शब्दों के अंकुर फूटे,
पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। तो यहाँ पर निशेष यानी कि बीज जो है वो पूरी तरह से गल चुका है, और अंकुर, अंकुर यानी कि नन्हा सा पौधा उसके अंदर से निकल गया है। जो बीज होता है वो अब धीरे धीरे क्या होता है, उसका छिलका हट जाता है और फिर वो अंदर से पूरी तरह से गल जाता है और उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकल आता है। पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। अंकुर फूटे अर्थात पैदा हुए, पल्लव यानी कि पत्ते, पुष्पों अर्थात फूलों, नमित अर्थात झुका हुआ, विशेष अर्थात खास तौर पर। ठीक है, तो देखिए प्रसंग बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, इसको आपने याद करना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार ये कविताएं हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आती है। तो सबसे पहले आपको कवि का नाम, कविता का नाम, ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप प्रसंग भी लिख सकते हो, तभी आप अच्छे से प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। तो लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से उद्धृत है। इसके रचयिता गुजराती कवि उमा शंकर जोशी है। इसके कवि रचयिता कौन है, कवि कौन है, गुजराती कवि उमा शंकर जोशी जी हैं। और इस अंश में कवि ने खेत के माध्यम से, ये जो यहाँ पे कविता का अंश दिया गया है, भाग दिया गया है, इसमें कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म, जो कवि का कर्म होता है, एक कवि का काम जो होता है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए व्याख्या यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि उसे कागज का एक पन्ना छोटे से चौकोर खेत की तरह लगता है, उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग जो है वो उमड़ा और उसके खेत, तो देखिए कौन से खेत में बीज बोकर चला गया, जो उसकी कागज का जो खेत है, ठीक है, उसके मन में एक बीज बोकर चला गया, और यह विचार का जो बीज था वो कल्पना के रसायनों थे से। अब देखिए विचार आया कि ऐसा किया जाए, ठीक है, विचार आया कि इस विषय पर लिखा जाए, लेकिन कैसे, विचार आया कि इस विषय पर लिखा जाए, लेकिन कैसे, फिर कल्पना की गई, ठीक है, कल्पना की गई, और उसके बाद इन पदार्थों से कवि का अहंग जो है समाप्त हो गया। और जो जैसे हमने कहा ना कि बहुत सारे कीटनाशक होते हैं, बहुत सारे उर्वरक होते हैं जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कीड़ा लगता है पौधों पर, पेड़ पौधों पर, उसको मार डालता है। तो इसी तरह से इन पदार्थों से कवि का जो अहंग था वो समाप्त हो गया, और जब कवि का अहंग समाप्त हो गया, ठीक है, जब कवि का अहंग समाप्त हो गया, तो फिर सर्वहिताय रचना का उदय हुआ। उससे क्या हुआ, सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ, और तथा शब्दों के अंकुर फूटने लगे, यानी कि अब शब्द लिखने के लिए शब्द भी मिलने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप लिया, यानी कि वो कंप्लीट हो गई, और इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर उसने पौधे का रूप धारण किया, और वह भी पत्तों और पुष्पों से लदकर झुक गया। झुकना क्या होता है, अच्छा देखिए यहाँ पर झुकना कहा है, कवि का अहंग समाप्त हो गया, ये क्यों कहा है, और पेड़ पौधे, देखिए कोई भी इंसान जो ज्ञानी होगा, ठीक है, जिसमें ज्ञान होगा, जो सच में ज्ञानी होगा, वो कभी भी एक तरह से बिल्कुल ऐसे नहीं, जैसे होता है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, कहते हैं जिसको कम ज्ञान होता है वो और ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है चीजों के लिए, लेकिन जिसको किसी विषय का ज्ञान है या जिसको किसी भी चीज पर जो है अच्छे से ज्ञान है, वो कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं दिखाता है। जिसको जिसको कम ज्ञान होता है, जो कम जानता है किसी भी विषय पर, तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे नहीं, मुझे आता है, मैं कर सकता, क्योंकि उसको अंदर से पता है कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए। और जो सच में जिसको ज्ञान होता है, जिसको सच में चीजें पता होती है, वो क्या करता है, हमेशा शांत रहता है, हमेशा झुका हुआ रहता है, क्योंकि उसको सारी चीजें पता है और वो सारी चीजें कर सकता है, तो उसके अंदर कोई भी घमंड नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर
विशेष क्या है इस कविता में, इसमें कवि ने कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को व्यक्त किया है। जो कवि का रचना कर्म है उसको व्यक्त किया है। रूपक अलंकार है क्योंकि खेती और कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से यहाँ पर की गई है। पल्लव पुष्प गल गया में अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली की अभिव्यक्ति की गई है। दृश्य बिंब का सुंदर चित्र है, प्रतीकात्मकता का समावेश है। तो इस तरह से ये चीजें जरूर याद कर लें, और ये चीजें आप जब कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद ये सारी चीजें उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है कठिन प्रश्न, जो बोधात्मक प्रश्न है, तो आज का आपका होमवर्क है कि आप इस पर पहले तो इसमें 5 प्रश्न जो है बनाकर लाएंगे। ये जो 2 लाइनें हमने लिखी, इन दोनों लाइनों पर आप 5 प्रश्न बनाकर लाएंगे। बाकी इन प्रश्नों को हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए, उसके बाद अपना दूसरा काव्यांश हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो दूसरा काव्यांश है, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी पी बीज गल गया निशेष, शब्दों के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, झूमने लगे फल। अब देखिए वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, झूमने लगे फल रस अलौकिक, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की। अमृत धाराएं जो है फूट रही हैं, और रोपाई जो है यानी कि बीज को बोना जो है वो केवल जो है क्षण भर का है। कटाई अनंतता की, यानी कि जो कटाई है वो अनंतता की है। अनंतता की यानी कि जैसे आपको बताया कि खेत में भी अगर एक बार के लिए, जो खेत में भी अगर आपका बीज अगर एक बार बोया जाता है, कोई भी चीज अगर आपकी एक बार बोई जाती है खेत में, तो वो क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है, यानी कि एक ही टाइम तक, साल 2 साल तक वो राशन चलता है। उसके बाद आपको फिर से खेत में बुआई करनी होती है, फिर से वो अन्न जो है उगाना होता है। लेकिन कविता की जो एक तरह से का जो रस है, कविता की जो अमृत धाराएं हैं, वो जो है अनंतता तक चलती रहती है, अनंतता तक आगे बढ़ती रहती है। और कुछ पंक्तियां कितनी सुंदर है, देखिए, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। किसी भी कविता का आनंद जो है, किसी भी कविता का रस जो है, जितना आप उड़ेलेंगे उतना ज्यादा जो है क्या होगा, और भी ज्यादा फैलेगा, उतना ज्यादा और भी ज्यादा वो लोगों में फैलेगा। और रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। रस का अक्षय पात्र, अक्षय पात्र क्या होता है, आपने सुना होगा कि जब भगवान अपने भक्त से प्रसन्न हुए थे एक बार, तो उन्होंने अपने भक्त को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र वो चीज होती है कि अगर आप उसमें कोई एक सामान डालो तो वो उससे पूरा भर जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं होती है, कोई भी चीज कभी भी समाप्त नहीं होती है, हमेशा का हमेशा वो भरा ही रहता है। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी कविता को कहा है रस का अक्षय पात्र, यानी कि इसका रस, इसका एक जो आनंद है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। छोटा मेरा खेत चौकोना, तो ऐसा मेरा खेत जो है, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब देखिए यहाँ पर शब्द है अलौकिक। अलौकिक अर्थात क्या कहा है यहाँ पर, झूमने लगे फल रस अलौकिक। अलौकिक यानी कि जो दिव्य हो, जो भव्य हो, जो अद्भुत हो, उसे कहते हैं अलौकिक। कहते हैं अलौकिक सौंदर्य है, बहुत ही सुंदर भव्यता है जिसके अंदर, सुंदरता है, अद्भुत है जो, ठीक है। अलौकिक रस, जो साहित्य का आनंद। देखिए हमने कहा कि एक होता है जो हम किसी भी चीज, कहानी को, कविता को पढ़ने में जो आनंद हमें आता है उसे हम कहते हैं रस। तो साहित्य का आनंद या किसी फल का रस, दो इसके उत्तर लिखे जा सकते हैं। रोपाई, छोटे छोटे पौधों को खेत में लगाना रोपाई कहलाता है। अमृत धाराएं, अमृत धाराएं यानी कि रस की धारा। अनंतता यानी सदा के लिए। अक्षय जो कि कभी न नष्ट होता हो, कभी न नष्ट होने वाला। पात्र यानी कि कोई भी बर्तन या कोई भी एक तरह से काव्य आनंद का स्रोत, यानी कि जहां से काव्य का आनंद लगातार जो है
लिया जा रहा है, मजा उसका लिया जा रहा है और रस उसका लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रसंग सेम होगा, बस एक ही यहाँ पर जो चीज है वो आपकी बदली जाएगी व्याख्या। क्योंकि प्रसंग में क्या है, आपने सेम चीज वही लिखनी है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित छोटा मेरा खेत चौकोना से उद्धृत है और इसके रचयिता गुजराती कवि उमाशंकर जोशी हैं और इस कविता में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज इसमें लिखेंगे, यानी कि आपको प्रसंग में बहुत सारी चीजें बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज है, अगर आपने एक बार में अच्छे से याद कर ली तो आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगी। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, नमित हुआ विशेषण, कि वहां से लेकर जो लास्ट हमने पढ़ा था इसमें क्या है, कवि यहाँ पर कहते हैं कि छोटे जो मेरा पन्ने रूपी खेत है इसमें कविता रूपी जो पल है अब वो झूमने लगे हैं और उनसे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर कविता है, तो बहुत ही सुंदर रस उसमें आ रहा है, आनंद उसमें आ रहा है और वो अमृत के समान वो लग रहा है। और ये रचना जो कि पल भर में रची गई थी, परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलते रहते हैं, बहुत आगे तक मिलते रहते हैं। और कवि इस रस को जितना लुटाते हैं, जितना इसको लुटाते हैं, वो उतना ही बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र कभी भी समाप्त नहीं होता है और उनकी कविता रूपी ये छोटा सा खेत जो है उसमें रस कभी भी समाप्त नहीं होता। तो दूसरा काव्यांश भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और इसमें इस तरह से हमारी ये कविता भी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही छोटी सी यहाँ पर कविता थी और बाकी चीजें जो है इस पार्ट से रिलेटेड, इस काव्यांश से रिलेटेड, उनको जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया विशेष क्या है इसमें, अब आप इस सेकंड काव्यांश को एक बार घर पर पढ़ें, इसमें विशेष क्या है वो लिख कर लाएं और बाकी जो नेक्स्ट अगली कविता है उसको और साथ ही इस कविता के अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।